नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी जसीम निज़ामी। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है, शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और कई अजला उससे मुतासिर भी हुए हैं, जिसमें मेदक और कामारेड्डी नुमाया है। ये भी कहा जाता है कि इस बारिश के नतीजे में कम अज़ कम 8 अफराद बह गए हैं और दूसरी तरफ हैदराबाद और हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से बारिश हो रही है और कभी रुक रही है, लेकिन जहाँ तक आबी ज़खायर का सवाल है, यानी उस्मान सागर और हिमायत सागर की हम अगर बात करते हैं तो उसके दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम आपको तेलंगाना के बारे में बताएंगे कि बारिश ने क्या नुकसानात किए हैं और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात, ख़ास तौर पर शुमाली हिंद में तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और जम्मू कश्मीर में तो 50 साल बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। 360 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस रियासत में अब तक 32 यानी अमवात हो चुकी हैं और वो भी यात्रियों की। और अगर जम्मू कश्मीर से अगर हम बाजू जाते हैं यानी अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आपको बता दूं कि पंजाब बहुत ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो गया है और वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बारिश के नतीजे में, सैलाब के नतीजे में 12 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। ये रही ये यानी हमारे बारिश की सूरत हाल के बारे में हमने आपको बताया है। लेकिन महकमे सेहत जो है तेलंगाना का, वो कहता है कि आवाम को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहने के लिए मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ तक कि जो आबी बीमारियां होती हैं वो भी पैदा होती हैं। ऐसे में आवाम को एहतियात से काम लेना चाहिए। बहरहाल हम चलते हैं जसीम निज़ामी की तरफ और पूछते हैं कि रियासत तेलंगाना में जो बारिश का सिलसिला जारी है उसमें हुकूमत के क्या इक़दाम हैं? जी रियाज साहब, अभी जो आफात समावी कह लीजिए इसको, कि जो बारिश के जो हालात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि अभी भी शिमाली हिंद के मुकाबले में जुनूबी हिंद का जो मसला है ये अभी तक काबिल कंट्रोल है, ये कह सकते हैं। वरना शिमाली हिंद में जो रियासतें हैं वहाँ पर काफ़ी तबाही देखी जा रही है। अलबत्ता कल और परसों के जो हालात हैं यहाँ पर तेलंगाना में, वो ज़रा सा ज़्यादा बारिश हुई और उससे नुकसान भी ज़्यादा हुए। अब देखिए, इस सिलसिले में सबसे, जहाँ तक हुकूमत के इक़दामात का सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो असल बात है वो ये है कि आफात समावी हो या इस किस्म की जो बारिश के जो हालात पैदा होते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज़ हमको ये सबक देती है कि टेक्नोलॉजी के अतबार से चाहे हम जितनी भी तरक्की कर लें, असल जो ताकत है वो कुदरत की ताकत है, अल्लाह ताला की ताकत है। तो लिहाजा इस पस मंज़र को अगर हम जहन में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हुकूमत वक्त अगर चाह ले तो वो इन आफात समावी को रोक तो नहीं सकती, लेकिन उसके ज़रिए जो नुकसानात होते हैं उस पर काबू पाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है उस पर, और या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो होता है उस पर अगर ज़्यादा सरमाई करे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, उसमें अगर ज़्यादा पैसा खर्चा करे तो मुमकिन है कि जो इंसानी जान माल का जो नुकसान होता है इस मौके पर, उसको कम किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही बारिश की बात, लेकिन हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती भी बहुत तबाही मचा रही है और कब से मचा रही है आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत से कबल अडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद से हिंदुस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हो गए, संगीन हो गए और उन हालात में आपने देखा कि किस तरह फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को तक़वियत हासिल हुई है। और आपने ये भी देखा कि किस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी और उसके नीचे कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त नहीं हुई या बरामद नहीं हुई जिससे पता चले कि वहां कभी मंदिर था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे फैसला किस तरह आता है, बाबरी मस्जिद यानी मुसलमानों के खिलाफ फैसला आता है, उसकी मिल्कियत छीन ली जाती है और फिर आपने देखा कि वहां पर राम मंदिर तामीर कर ली जाती है। और ये कत्ल किसका हुआ है? इंसाफ का कत्ल हुआ है, कानून का कत्ल हुआ है, कानून की हुक्मरानी पर सवालात उठाए गए, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में कि आखिर ये फैसला कैसे दिया गया। और आपको जानकर हैरत होगी कि इन पंडितों ने, कानून के पंडितों ने, आपने देखा कि गगोई जो थे चीफ जस्टिस थे, उनकी क़यादत में जो फैसला दिया गया और फिर गगोई को आपने देखा कि अब वो राज्यसभा में नजर आते हैं तो वो बेचारों को डराया गया होगा या धमकाया गया होगा या ब्लैकमेल किया गया होगा। बहरहाल कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से उन्होंने आस्था की बुनियाद पर
फेथ की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर फैसला दिया। अगर अकीदे की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया जाने लगा तो समझिए कि हिंदुस्तान में जो मसाजिद है मंदिरों में तब्दील हो जाएंगी। वैसे भी आप नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिरका परस्त किस तरह हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और इसके लिए अब राहुल गांधी मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी और इलेक्शन कमीशन वो चोर है। और उन्होंने बवांगे दहल कहा है, कोई छुपा कर नहीं कहा है बल्कि साफ तौर पर बरसराम कहा है, और कहा है कि मोदी वाराणसी से जो कामयाब हुए हैं वो भी वोट चोरी के नतीजे में कामयाब हुए हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि अब बिहार में जिस तरह एक लहर चल रही है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, उस सिलसिले में अब देखें कि आप अमित शाह और मोदी जी के पैर मोटे हो गए हैं। पैर मोटे होने का मतलब आप गलत मत लीजिए, क्योंकि परेशानी की हालत में वो आ गए हैं। अब वो इस परेशानी का तदारुक करने के लिए 98 या 100 के करीब बीजेपी कायदीन और जेडीयू जो कायदीन हैं उनका एक महाज उन्होंने तश्कील दिया है और कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह आवाम में शऊर बेदार कर रहे हैं, उस शऊर बेदारी मुहिम को तुम गलत साबित करो, तुम झूठ साबित करो और फिर अपने दलाइल के जरिए आवाम को अपने करीब करने की कोशिश करो। ये टास्क दिया गया है। लेकिन जसीम निजामी साहब, जो आपकी गहरी नजर है बिहार की सियासत में, तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी की ये कोशिश कामयाब होगी? देखिए, जब शुरू में 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसको भी जो है नेगलेक्ट करने की कोशिश की गई, नज़रअंदाज करने की कोशिश की हुकूमत की तरफ से। और उसके बाद जब 17 तारीख को इस तरह वोट अधिकार यात्रा का जब आगाज़ हुआ तो इसको भी मुख्तलिफ इश्यूज़ को उठाते हुए उस चीज़ को, नुकसानात को कम करने की कोशिश की गई या फिर समझिए कि उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। लेकिन बगैर गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा के छुपाने के बावजूद भी जिस तरह से वहाँ पर लोगों का जो खरोश देखा जा रहा है और राहुल गांधी का जो यात्रा है वोट अधिकार यात्रा, उसका जो रद्द-ए-अमल जो सामने आ रहा है, इसकी संगीनियों को बीजेपी महसूस करने लगी है कि हम चाहे लाख पर्दा डालने की कोशिश करें, आवाम तक ये बात बहरहाल पहुंचती जा रही है। तो अब इसका जाहिर सी बात है जब ये बात और राहुल गांधी की जो ख्यालात है जो पहुंचाना चाहते हैं आवाम के दरमियान, वो बात आवाम तक पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है, लोगों में पहुंच रहा है। तो इसकी संगीनी को कम करने के लिए अब इसका जवाब देने के लिए तैयारी की जा रही है। और अमित शाह जी ने अपने तमाम सुदूर को हिदायत दी कि बिहार के 23 अजला में, 38 अजला में, हर अजला में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और लोगों को बताया जाए कि हकीकत क्या है, यानी वोट चोरी की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो जो मसला है उसको रद्द-ए-अमल यानी उसका जो जवाब दिया जाए। और इसकी वजह यह है कि देखिए, परसों राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था दरभंगा में, आप सुनिएगा, बहुत दिलचस्प कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने जब किसी रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपको इस यात्रा से क्या उम्मीद है और कैसा महसूस हो रहा है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने जवाब दिया कि देखिए, मैं बहुत किस्म की यात्रा कर चुका हूँ। इससे पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा भी किया है और दूसरे भी यात्रा, उन्होंने न्याय यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा हो रहा है, इसमें हमको बहुत अच्छे तजर्बात हासिल हो रहे हैं और यह एक अलग किस्म की नौयत की चीज़ें देखने मिल रही है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, कान में फुसफुसा रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। तो यानी उनका एक जुमला है था कि बच्चे जो है पॉलिटिकली एक्टिवेट होते जा रहे हैं। तो ये यात्रा का असर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी संगीनों को, अमित शाह जी को इसकी जो संगीनी है इसका यात्रा का, इसका एहसास बीजेपी को अच्छी तरह हो गया है कि अगर वो इसका तोड़ नहीं कर सके तो आने वाले इंतखाबात में उनको बुरी तरह से इनका नुकसान होगा, गद्दी छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि न सिर्फ बिहार में बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये नारा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये राहुल गांधी नारा नहीं लगा रहे हैं या तेजस्वी यादव या प्रियंका गांधी नारा नहीं लगा रही है या स्टैलिन और उनकी बहन कनीमूजी वो नारा नहीं लगा रही है, बल्कि अब सारा हिंदुस्तान ये नारा लगाने लगा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये चोर कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया था, जो इस कदर मकबूल हो गया था कि मोदी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ये नारा मत लगाइए। तो बहरहाल नाज़रीन, जो चोर को अगर चोर कहे तो मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म का भी अपना वक़ार है, उनकी भी अपनी इज्जत है। वो बेचारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है। ये अलग बात है कि उनकी खारजा पॉलिसी पूरी तरह नाकाम हो गई है, और ये बात भी अलग है कि उन पर इल्जाम जो आयद किए जाते रहे कि वो झूठे हैं। हद तो यह हाल है कि घरों में अब बीवियां भी, अगर कोई मर्द झूठ बोलता है तो यानी शौहर कोई झूठ बोलता है तो कहते हैं कि आप मोदी जी की तरह झूठ बोल रहे हैं। तो बहरहाल मोदी जी झूठे हैं या सच्चे हैं, इस पर हमारे को बहस करना नहीं है। और क्योंकि वज़ीर आज़म का ओहदा होता है, बावकार ओहदा होता है, और उनके बारे में अच्छी बात कर राय रखना चाहिए। तो बहरहाल हम आपको जिस तरह बिहार में लिए चलते हैं, उसी तरह आपने देखा कि किस तरह बिहार के हालात अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के हक में बदल गए हैं। पूरी तरह ऐसा लगता है कि अब बीजेपी और जेडीयू के खात्मा का वक्त आ गया है। वैसे भी वज़ीर
आजम नरेंद्र मोदी की उम्र भी 75 साल होने वाली है अगले माह की 17 तारीख को। उसके बाद क्या होगा, क्या उन्हें घर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर मोहन भागवत को वो समझा लेंगे या फिर गोदी मीडिया उनकी मुदाफियत में उतर आएगा या फिर बीजेपी में इख्तिलाफात पैदा होंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन अभी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जानशीन तैयार हो चुके हैं और वज़ीर आज़म ने खुद एक जानशीन को तैयार कर लिया है और वो है अमित शाह। अमित शाह को उन्होंने आगे बढ़ाया है और कहा है कि अमित शाह बहुत काबिल हैं। क्यों काबिल हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। गुजरात फसादात देखिए या फिर आप शेख सोहराबुद्दीन शेख के कत्ल का वाक़या देखिए या उनकी बीवी कौसर बी का रेप और उनको जलाए जाने के वाक़े की बात कीजिए या फिर गुजरात फसादात की बात कीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन जानशीन किसका बन सकता है। तो बहरहाल आप क्या समझते हैं जी जानशीन के बारे में? जानशीन का जैसा ताल्लुक है ये तो देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जानशीन कौन होगा या मुमकिन है कि जानशीन या जो सूरत हाल तब्दील होती जा रही है उससे मुमकिन है कि जानशीन को पैदा करने या जानशीन को लाने के नौबत ही ना आए, जो सिचुएशन पैदा हो रहा है, यानी चिपके रहेंगे वो। जी, तो जैसा कि इससे पहले जो सूरत हाल पैदा हुआ है, इससे पहले केजरीवाल ने, साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली है, उन्होंने भी कहा था कि ये आदमी जो है ना पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। और हालांकि वज़ीर आज़म के बारे में ऐसा जुमला नहीं करना चाहिए जैसा आपने कहा था, लेकिन उनका ही जुमला था कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है और एक दिन ये आदमी मुल्क को एक गलत रास्ते पे ले जा करके छोड़ देगा, गलत रास्ते पे गलत मोड़ पे ले जाकर छोड़ देगा। इसी तरह से राहुल जी ने भी एक बार कहा था कि इनकी जो खारजा पॉलिसी है वो इतना यानी कि गुडमुड है और इस कसर मतलब मफाद परस्ती पर मबनी है कि आने वाले दिनों में हमारा मुल्क जो है सो चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान फंस कर रह जाएगा। अगरचे ये बात उस वक्त जिस वक्त ये कहते थे तो लगता है कि भाई चूंकि एंटी बीजेपी है इसलिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल का तज्जिया करें और देखें तो लगता है कि ये दोनों कायदीन की जो बातें हैं फिलहाल सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। अभी देखिए हमारा मुल्क यकीनन चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान फंसता हुआ नजर आ रहा है। उस चाइना को जिसको हम हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन तस्वर करते हैं और वो चाइना जिसने हमारे पाकिस्तान हिंद पाक जंग में हमेशा जो है उनका साथ दिया, आज हम उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि हम अमेरिका का जो दबाव पड़ रहा है उसको हम कम कर सकें। जी जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जैसा कि अमेरिका के खिताएं जो हमारी पॉलिसी है या फिर चीन से जो हम क़ुर्बत इख्तियार करते जा रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उस बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले ये बताएंगे कि बिहार में मुर्दों का राज चल रहा है, यानी मुर्दे बोलने लगे हैं। हैरत होगी कि आपको मुर्दे भी बोलते हैं, तो बहरहाल बिहार में मुर्दे बोलने लगे हैं। बिहार में मुर्दे घरों के सामने आकर कुछ बातें भी कर रहे हैं। बिहार में मुर्दे प्रेस से भी मुखातिब है और ऐसे लोग मुखातिब हैं जिनका इस दुनिया में यानी जिनका वजूद इस दुनिया में नहीं है। क्या आप इस बात को यकीन करेंगे? और दूसरी अहम बात, राहुल गांधी बाप बन गए हैं, क्या आप इस बात पर भी यकीन कर सकते हैं? और मैं समझता हूं कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि राहुल गांधी बाप नहीं बने हैं क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं की है। और वैसे भी शादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल बाप बनने के लिए शादी की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि बीजेपी वाले उन्हें पप्पू कहा करते थे। अब ऐसा लगता है कि बिहार में वो बीजेपी के पप्पा बन गए हैं और बीजेपी के लिए पप्पा बन गए हैं। और इस वजह यह है कि आज आवाम मोदी को ठुकरा रही है, राहुल गांधी को कबूल कर रही है। तो बहरहाल जहां तक मुर्दों का सवाल है तो आपको बता दूं कि ये जो मुर्दे हैं हकीकत में मुर्दे नहीं है, इन्हें मारा है इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमतों ने और उनके नाम हज़फ कर दिए वोटर लिस्ट से। अब ये खुद आ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे हैं तो कभी मीडिया से बात कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे सरकारी मुलाजिमीन भी हैं जो रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं, उनके नाम इसलिए हज़फ कर दिए गए कि इलेक्शन कमीशन के जो वहां के ऑफिसर्स होते हैं भी यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग मर चुके हैं जबकि वो बकायदे हयात हैं और अपने बीवी यानी अपने शौहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवियों के साथ, अपने खानदान के साथ खुश हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि अब तो यह हाल हो गया है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को वोट चोर कहा था, अब तो ये कातिल भी निकल रहा है। जी, जहाँ तक वोट चोरी का मसला है और SIR का मसला है तो ये SIR देखिए अब तो बीजेपी भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि SIR खुद उनके गले के लिए फंदा बन चुका है। और जहाँ तक वोट चोरी का मसला है या वोट काटने का मसला है, 65 लाख अफराद जिनके नाम निकाल दिए गए थे, वो जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा गया कि भाई आपको आधार कार्ड को भी 12वां डॉक्यूमेंट के एंगल से आपको साबित करना पड़े, उसको शामिल करना पड़ेगा। हालांकि शुरू में इब्तिदा में चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को नजरअंदाज करने की कोशिश की और कहा कि भाई कानूनी तौर पर आप हमको मजबूर नहीं कर सकते और हम आधार कार्ड को शामिल नहीं करेंगे। हालांकि फिर दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया कि भाई आप इसको कम अज़ कम इसको भी शामिल कीजिए एक सबूत के तौर पर, उस वक्त भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन तीसरी सुनवाई ने हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि
جتنے آپ کو ہر حال میں جو 11 دستاویز آپ طلب کر رہے ہیں ان 11 ڈاکومنٹس میں کے بعد 12ویں ڈاکومنٹ کے اینگل سے آپ کو آدھار کارڈ کو شامل کرنا پڑے گا. یہ آدھار کارڈ کی شمولیت جب حکم آ گیا تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. یعنی کہ ایس آئی کا جو 65 لاکھ نام کاٹنے کا یا ایس آئی کا جو مین جو مقصد تھا وہ مقصد ہی سمجھے ایک طرح سے فوت ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے عوام کے حق میں یہ فائدہ یہ حکومت عدالت کا جو فیصلہ آ سکتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ووٹ چوری کا مسئلہ ہے یہ راہل گاندھی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو صرف بہار کا مسئلہ ہے, ابھی آپ انتظار کیجئے, ہم ہریانہ کے ووٹ چوری کا بھی ثابت کر دیں گے آنے والے دنوں میں, اور دلی میں بھی جو ووٹ چوری کی گئی ہے اس کو بھی ثابت کر دیں گے. مہاراشٹر میں جس طرح سے ووٹ چوری کیا گیا یا بڑھایا گیا کاٹا گیا اس کو بھی ہم آنے والے دنوں میں ہم اس کو ثابت کر دیں گے. یہ بتاتا ہے کہ راہل گاندھی ابھی صرف بنگلور کے واقعے پہ یہ چیز کر کے خاموش نہیں بیٹھے ہیں, بلکہ اس سلسلے میں باضابطہ ان کی ایک ٹیم ہے جو مسلسل کام کر رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں چناؤ کمیشن, الیکشن کمیشن اور حکومت کے لیے ایک بڑا بم لے کے پھر سے وہ حاضر ہو جائیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ ہم ٹرمپ کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ایک فاشسٹ خاتون ہے جس کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے, اور اس نے کل قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک نظر آتش کیا تھا. اس کے بعد امریکہ میں اس کے خلاف ایک احتجاج کی لہر یا برہمی کی لہر پیدا ہو گئی ہے. خود جو عیسائی ہیں جو امریکی ہیں انہوں نے اس خاتون کو بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا کہ یہ فاشسٹ ہے اور یہ کولمبیا سے تعلق رکھنے والی امیگرینٹ ہے اور اسے ملک سے نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ نفرت پھیلا رہی ہے معاشرے میں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹیکساس کے ڈسٹرکٹ 31 سے الیکشن لڑ رہی ہے اور یہ ریپبلکن امیدوار ہیں, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی امیدوار ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس خاتون کا سوال ہے, ویلنٹینا گومز, اس نے مسلمانوں کے خلاف LGBTQ جو کمیونٹی ہے اس کے خلاف, سیاہ افغان باشندوں کے خلاف اور امیگرینٹس کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ہے. عجیب غریب بکواس کرتی ہے, اور آپ اللہ کا شکریہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ انصاف پسند ہے. ان لوگوں نے کہا کہ امریکی معاشرے میں اس طرح کے عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو نفرت پھیلاتے ہیں, جو دوسروں کو برا کہتے ہیں, ظلم اور زیادتی کی طرفداری کرتے ہیں یا وکالت کرتے ہیں. اب وہاں اسے فاشسٹ قرار دیا گیا ہے, اسے نفرت والی خاتون قرار دیا گیا ہے اور اس سے کہا گیا ہے کہ اسے تو امریکہ سے نکال دینا چاہیے. تو بہرحال اس خاتون نے, آپ دیکھیے RSS سے ملحقہ تنظیمیں جو ہمارے پاس یہاں جو فاشسٹ طاقتیں ہندوستان میں, وہ جس طرح کہتی ہے کہ تمہاری بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی مسلمانوں کے, اور تمہارے بیٹوں کو یہ لے جائیں گے, یہ اڑا لے جائیں گے, فلاں جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہے. ویسے بھی اگر امریکہ میں سب سے بڑی یعنی RSS جو ہماری 100 سالہ تنظیم کے قیام کی جشن منا رہی ہے, تقاریب منانے والی ہے, تو آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں بیرونی ممالک میں اگر RSS کی سب سے بڑے یعنی شاخ ہے تو وہ امریکہ میں ہے. تو امریکہ میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہاں ان کی شامت آ گئی ہے. تو بہرحال اس خاتون پر زبردست برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے, لعنت بھیجی جا رہی ہے اس ملونہ پر, اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی کچھ ہونے والا ہے. دیکھیے جہاں تک امریکی خاتون کا تعلق ہے تو ان کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے جسے فاسسٹ کہا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی اسی قسم تنظیموں کا یعنی کہ بیک سپورٹ حاصل ہے, عروج ہے. یعنی کہ انہی طاقتوں کے سپورٹ سے حکومتیں قائم ہیں دونوں جگہ پر. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے آپ پوری دنیا کی مثال لے لیجئے, جہاں پر یعنی کہ نفرت کی بنیاد پر جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں یا جو پالیسی ترتیب دی جاتی ہے نا, اس کی عمر عموماً کم ہوتی ہے. تو یہی صورتحال وہاں پر بھی پیدا ہوگا. وہاں پر بھی وہاں پر چونکہ وہاں کی عوام کی اکثریت ابھی اسرائیل مخالف مظاہروں میں شریک ہو رہی ہے, اسرائیل مخالف تنظیموں کو جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہیں, اور غزہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں بنسبت ہندوستان کے. وہاں پر چونکہ لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں اور انصاف پسند لوگ کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے, تو اس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کے واسطے بھی اس قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. لیکن اس کی عمریں کتنی کم ہوتی ہے اس کی مثال آپ لندن میں ہوئی جو واقعہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یا ڈنمارک کے جو مسئلہ ہوا تھا اس کا بھی انجام کیا ہوا وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. تو اس قسم کے نفرت کی بنیاد پر جو چیزیں کھڑی ہوتی ہیں نا ریاض صاحب, اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے الحمدللہ, لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے. اور جہاں تک قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا جو مسئلہ ہے, یہ چاہے دنیا کچھ بھی کر لے, یہ نور خدا ہے, خدا کے نور کو بجھایا نہیں جا سکتا, یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو بہرحال وہاں پر ٹرمپ کی جو حکومت ہے اور ٹرمپ کی ہی اراکین میں سے ہے یہ, تو ان کی جو نفرت وہ خود ایک فاسسٹ ہے, اور فاسسٹ نظریہ رکھنے والے افراد اس قسم کے جب ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے ہمیشہ الحمدللہ حق کے ہی فیور میں آتا ہے.
बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कुरान मजीद का सवाल है, इस तरह के लोग हरकतें करते रहेंगे लेकिन उसके एक नुक्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का खुद जिम्मा लिया है। और एक अहम बात यह है कि उस खातून को यानी वैलेंटीना गोम्स को ये मालूम हो जाना चाहिए कि अब उसने कुरान मजीद को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नज़र आतिश करके उसकी तौहीन करने की कोशिश की, लेकिन अब वो बेइज्जत हो रही है, उसकी तौहीन की जा रही है और हद तो यह है कि उसे फाशिस्ट करार देकर मुल्क से निकालने का मुतालिबा किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जब भी किसी ने कुरान मजीद के तौहीन करने की कोशिश की, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर बैरून ममालिक में हो, वहां पर आपने देखा कि कुरान मजीद इस कदर ज्यादा लोगों ने हासिल की और उसका तर्जुमा पढ़े और फिर दामन इस्लाम में उन लोगों ने पनाह ले लिया। कई ऐसे वाक़यात भी हैं जहां पर कुरान मजीद सिर्फ इसलिए लोगों ने खरीदी है, बाजार से ली है और फिर उसे पढ़ा है ताकि कुरान मजीद की गलतियां निकाल सकें, मुसलमानों पर जवाबी हमला कर सकें, इस्लाम के खिलाफ बकवास कर सकें। लेकिन अल्लाह ने उनके अज़हान और क़ुलूब को रोशन कर दिया और कहा कि हकीकत क्या है ये तुम कुरान मजीद तुम्हें बताता है। और फिर वो भी कट्टर मुखालिफ होने के बावजूद भी उन्होंने दामन इस्लाम में पना लिया। और आजकल यह हाल हो रहा है कि यूरोपीय ममालिक में खास तौर पर जो खवातीन हैं और नौजवान हैं वो दीन इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, या हम मुसलमानों को देखकर नहीं आ रहे हैं बल्कि वो फलस्तीनियों को देखकर दीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो फलस्तीनियों के सब्र को देखकर और अपने रब पर भरोसे को देखकर दीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं और कुरान का जो एजाज है वो जानकर वो और रिसर्च करते हुए दीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और उनमें यह भी पाया जाता है कि मुसलमान जो होते हैं वो पाकीज़ा होते हैं और ताहरत का खास ख्याल रखते हैं, सफाई का खास ख्याल रखते हैं और इनकी तरह कोई साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता, ताहरत का ख्याल नहीं रखता। ये इनके जहन में बैठा है। और ये खवातीन में खास तौर पर जो सफेद फाम खवातीन हैं उनमें ये ज्यादा यानी तासुर जोर पकड़ता जा रहा है कि मुसलमान मर्द जो होते हैं वो अपने बीवियों के वफादार होते हैं, जिना नहीं करते, गंदगी नहीं करते, यानी नाजायज ताल्लुकात किसी से कायम नहीं करते। और इसके नतीजे में इस्लाम बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। जी, ये तारीख़ का एक हिस्सा है, तारीख़ लोग इसको एक्सेप्ट कभी करते हैं। ये जब से इस्लाम खुसूसन जब से सरकार रसूल की आमद हुई और समझिए कि यानी कि उस वक्त के अबू जहल से लेकर के मौजूदा अबू लहब तक की पूरी तारीख़ उठा करके देखेंगे तो आपको एक बात समझ में ये आएगी कि इस्लाम के हवाले से कि इस्लाम इसको तुम जितना दबाओगे उतना ही सेवा होगा, तुम इसको जितना दबाओगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। यानी अभी आप देखेंगे कि इस्लाम की मुखालफत में जितनी तंजीमें काम कर रही है या करती हैं उसका नतीजा क्या होता है। सबसे ज़्यादा तंजीमें काम कर रही हैं अरब कंट्री, यूरोपियन कंट्री में या मगरबी ममालिक में। मगर आप तारीख उठा करके देखेंगे या मौजूदा जो मीडिया का जो रिपोर्ट उसको उठा कर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने वाली जो कोई मज़हब अगर है तो वो इस्लाम है। और सबसे ज़्यादा लोग अगर कोई दूसरा मज़हब कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो मज़हब इस्लाम है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है वो भी एक बार ख़ास तौर पर एक प्रोग्राम चलाए थे। उस प्रोग्राम में उन्होंने साबित किया कि सबसे तेज़ी से फैलने वाला अगर कोई मज़हब है दुनिया में तो वो मज़हब इस्लाम है। उसकी वजह वही है कि लोग इसकी मुखालफत करते हैं लेकिन अल्लाह ताला शर में खैर का पहलू निकाल देता है। लोग जाकर के उस कुरान पाक का मुताला करते हैं, हदीस को आखिर ये इस्लाम है क्या चीज़, मुसलमान ऐसा है क्या, वो देखने जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला उसके दिलों में हिदायत का नूर रोशन फरमा देता है और वो समझ जाता है कि ये असल जो चीज़ें बताई जा रही है वो हकीकत वो नहीं है, हकीकत ये है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई रेल हादसा होता है और उसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं तो हमारे वज़ीर रेलवे इस्तीफ़ा नहीं देते। अगर 720 किसान एहतजाज करते हैं हुकूमत के खिलाफ और वो भी 3 सियाफ बिल्स के खिलाफ तो फिर आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म हमारे इस्तीफ़ा नहीं देते, ना वज़ीर दाखिला को इस्तीफ़ा देने की जहमत गवारा करते हैं। तो बहरहाल न कुछ नहीं करते। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं तुर्किया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट है यानी वज़ीर हमलो नक़ल, उनका नाम है अब्दुल खादर ने गाड़ी चलाई और गाड़ी इस कदर तेजी से चलाई कि उनकी जो स्पीड थी वो 225 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से उन्होंने गाड़ी चलाई। लेकिन आपको बता दूं कि वजीर हमलो नकल है लेकिन पुलिस उसका चालान काटती है और उस पर तकरीबन $225 का जुर्माना आयद किया जाता है, जो तुर्किया की जो करेंसी है लीरा वो 9,267 रुपए बनते हैं। तो आप देखिए कि इधर हमारे पास ये हाल है कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को एक कहता है लेकिन आज भी उसे मरकजी वजारत में शामिल कर लिया जाता है, गंदे गालियां बकता है, उसे पार्लियामेंट में भेजा जाता है। तो ये चीजें हमारे पास होती हैं, यानी हमारे पास इक़दार तो बर्बाद होकर रह गए हैं। और तुर्किया में देखिए कि एक वजीर है जो तेज गाड़ी चलाता है उसका चालान काट दिया जाता है। तो ये क्या है?
جی جی یہ اخلاقیات کا ایک بڑا سبق ہے. جہاں تک آپ نے مثال دیا ہے انوراگ ٹھاکر کا, اب یہ وہاں میں اور یہاں میں کتنا فرق ہے وہ چھوڑ دیجیے, خود یہاں کا یہی میں کتنا فرق ہے وہ دیکھیے کہ جب راہل گاندھی کسی ایک لوک سبھا حلقے کا یا ایک رکن اسمبلی کا جو ہے ڈاٹا پیش کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھائی آپ حلف نامہ داخل کرو, لیکن وہی انوراگ ٹھاکر محض 4 دن کے بعد 6 لوک سبھا حلقوں کا جو ہے وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر ووٹ کی چوری ہوئی ہے, اتنا بڑھ گیا ہے. الیکشن کمیشن ان کی باتوں پر کوئی سنجان نہیں لیتے, کوئی اس کا رد عمل نہیں دیتے اور نہ ہی ان سے حلف نامہ داخل طلب کرتے ہیں. یہاں کی حالانکہ اسی اینگل سے آپ جو راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 7 دن کے اندر حلف نامہ داخل کیجئے ورنہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہے. جبکہ محض 6 دن کے بعد انوراگ ٹھاکر نے 6 اسمبلی حلقوں 6 رکن پارلیمان حلقوں کا جو ہے نا انہوں نے ڈاٹا پیش کر دیا. وہ آخر کیسے پیش کر دیا جب یعنی ان کو آپ ڈیجیٹل ڈاٹا آپ نے فراہم کیا ہے تو ان سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا. تو یہاں کا یہی جو ہے کتنا فرق ہے انصاف میں, تضاد ہے, وہ دیکھنے کے قابل ہے. بہرحال ناظرین, جہاں تک مظلومین فلسطین کا سوال ہے تو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو کبھی نہیں بھولتے, چاہے وہ پروگرام ہو یا پروگرام کے باہر ہو. تو بہرحال اخبار سیاست نے یا سیاست ٹی وی نے ہمیشہ سے ہی فلسطینی مظلوموں کی تائید و حمایت کی ہے, ان کے لیے دعائیں کی ہیں. دعاؤں کا آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ضرور انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے, کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اپنی درندگی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اور ہر روز 100 کے قریب یا 100 سے زائد فلسطینیوں کو وہ شہید کرتا جا رہا ہے. فلسطینیوں کے لیے شہید ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ان کے لیے تو اعزاز ہے اور وہ بھی ایک ظالم کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں, بلکہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی ظالم ہیں جو اس کی پشت پر ٹھہرے ہیں, اس کی حمایت کر رہے ہیں. امریکہ کے بارے میں ہم زیادہ کیا بولیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہرحال اب وہاں پر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے مزید 10 فلسطینی اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جملہ یعنی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے, بھوک کی شدت کی وجہ سے اب تک جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 313 ہو گئی ہے, یعنی بدر کے جو شہداء ہے وہ ہو گئی ہے. جی الحمدللہ. یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ ایک فضیلت والی بھی بات ہے, مگر اس فضیلت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو شہادت کی حقیقی تصور کو, حقیقی روح کو سمجھ سکتے ہیں. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وہاں پر جو شہادتیں ہو رہی ہیں, جو اموات ہو رہی ہیں, وہاں پر جس طرح سے جتنا قابل مذمت اسرائیل کا حملہ ہے یا اسرائیلی پالیسی ہے یا امریکی پالیسی ہے, ٹھیک اسی طرح قابل مذمت اسلامی معلوم کا وہ رویہ ہے جو انہوں نے فلسطین کے تئیں فی الحال اختیار کیے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جسے میں پہلے بتایا تھا کہ وہاں پر بھوک کا عالم یہ ہے کہ جب امدادی قافلے یا امدادی کسی طرح سے جب اوپر سے جب برسا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے زمین پر, تو وہاں کی عورتیں, وہاں کے بچے زمین سے, مٹی سے ان دانوں کو, چاول کے ان دانوں کو, دال کے ان دانوں کو اٹھا کے الگ کرتے ہیں جو مٹی مل چکا ہوتا ہے اور اس کو چھنی میں لے کر کے چھانتے ہیں, مٹی کو, کنکر کو الگ کرتے ہیں, دانے کو الگ کرتے ہیں, تب جا کے ان کے پاس آدھا کلو پاؤ کلو دانہ جب جمع ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں. وہاں کی یہ حالت ہے. اور جیسا کہ آپ ابھی آپ نے کہا تو پرسوں میں کہیں پڑھ رہا تھا, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے کربلا کی صرف تاریخ پڑھی ہے, اگر وہ اس کا حقیقی روح دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی فلسطین کو دیکھ سکتے ہیں, وہ صورتحال ہے. یقیناً آپ نے صحیح بات کہی ہے, وہاں سے بھی الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں, پانی کو بچے تڑپ رہے ہیں اور تڑپتے تڑپتے اپنی یعنی جام شہادت نوش کر رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح فلسطین کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے, یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اسرائیل کو یا پھر امریکہ کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ فلسطین کی تباہی و بربادی کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم اس قدر مجرمانہ غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم میں اس قدر بے حسی آ گئی ہے, ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھول گئے کو فراموش کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے دل میں مسلمان کا غم نہیں, اور جو امت ہے یعنی مسلمان ہے وہ ایک سیسا پلاہی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہاں ہے وہ دیوار جو فلسطین میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. آج فلسطینی بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں, پانی الاتش کی صدائیں لگا رہے ہیں, مائیں انہیں تڑپتا ہوا, باپ انہیں تڑپتا ہوا شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور ایسے مجبوری میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ساری دنیا یعنی اس کرۂ ارض پر اگر آپ دیکھیں اس طرح کے مناظر صرف فلسطین میں دکھائی دے رہے ہیں. جی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس معاملے پر جو عالمی رویہ ہے, جو عالم اسلام کے علاوہ جو دوسرے مغربی ممالک ہوں یا دوسرے ممالک ہوں, ان کا جو رویہ وہ انتہائی قابل مذمت ہے. وہ صرف روزانہ اسرائیلی کارروائیوں کا صرف مذمت کر رہے ہیں یا پھر زبانی
پیام جاری کر رہے ہیں. حقیقت میں جو ہونا چاہیے تھا, ابھی اسرائیل کا سب سے مین ٹارگیٹ تھا کہ بھئی حماس ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتا ہے, ہمارے علاقے میں اگر کے حملہ کرتا ہے, ہمارے لوگوں کو مارتا ہے, اس لیے ہم دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہاں روزانہ جو ہے اسرائیل جو بھوک سے لوگوں کو مار رہا ہے, اس کی خبریں چھن کر کے آتی ہیں کہ بھئی آج 10 افراد کی اموات ہو گئی ہے, آج 20 افراد کی اموات ہو گئی ہے صرف بھوک کی وجہ سے. اور یہ خبریں کہاں سے آتی ہے؟ رائٹر کے تھرو آتی ہے یا AF کے تھرو آتی ہے. اور یہ جو ایجنسی ہے یہ یہودی ایجنسی ہے, یعنی کہ اگر وہاں پر 100 اموات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس خبریں چھن کے آتی ہے کہ 10 اموات ہو رہی ہیں. تو گویا وہاں پر سینکڑوں اموات صرف بھوک کی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن کہ دیکھیں آپ, امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو وہاں کیمپس بنائے گئے ہیں یعنی خوراک کی تقسیم کے لیے, وہاں اگر کوئی فلسطین جاتا ہے روٹی کے لیے تو اس کے سینے میں, اس کے سر میں, اس کے پیٹ میں گولی اتار دی ایک صحافی نے باضابطہ یہ کہا تھا کہ یہاں یہ جو امدادی مراکز جو قائم کیے گئے ہیں یہ بھی دراصل مقتل گاہ ہے, یعنی یہاں پر فلسطین کو بلا کر کے ان کو مارنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے کہ چند لوگوں کو کھانا دو اور چند لوگوں کو مار دو. تو یہ صورتحال اختیار کیا جا رہا ہے. اور وہی چیزیں جب یوکرین میں ہوتا ہے تو آپ پھر پوری دنیا, مغربی دنیا چیخنے لگتی ہے کہ بھئی وہاں پر جو ہے کسی بھی حال جنگ روکا جائے. یہاں پر ان کو انسان نظر نہیں آتا ہے. بہرحال انسانوں کو انسان نظر آئیں گے نا. تو بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی جسیم نظامی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.